बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। अमित शाह गृह मंत्री ने ये घोषणा पत्र जारी किया है और सीधे हम आपको लाइव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और उपस्थित सभी भाजपा का नेतृत्व। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनावी राजनीति में और लोकतंत्र के उत्सव चुनाव के अंदर घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कई सालों से संकल्प पत्र एक महज प्रक्रिया बनकर रह गया है, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने लगी तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा, इसको ध्यान से देखे जाने लगा है। क्योंकि भाजपा की सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में से जो पत्रकार बंधु स्टडी करने का स्वभाव रखते होंगे, विश्लेषण करने का स्वभाव रखते होंगे, वो लोग जरूर भाजपा के सभी संकल्प पत्र और सिद्धियों को तुलनात्मक कंपेरेटिव स्टडी जरूर करें। हमने ये पूरी प्रक्रिया को एक गंभीरता प्रदान की है, हमने ये पूरी प्रक्रिया को एक ऊंचाई प्रदान करी है और इसीलिए घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम देना उचित कहा है। क्योंकि एक संकल्प है पार्टी का कि आगे हम कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे, आगे पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को हम किस तरह से इसकी पूर्ति करेंगे। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का। ये संकल्प है एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का। ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का ये संकल्प। इसलिए हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया, इसके लिए हमने बंगाल के जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। अनेक विध प्रयास करे हैं, कहीं बक्से गए, कहीं ऑनलाइन सजेशन ले लिए गए, कहीं ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर उसको कलेक्ट कर दिया गया, कहीं संपर्क अभियान किया गया, कहीं गांवों में हमारे कार्यकर्ता ने घर घर जाकर पर्चे बनाए और इस संकल्पों को संग्रहित कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको छानकर जनता की अपेक्षाओं को मूर्त स्वरूप देने के लिए और वो बजट के अनुकूल हो, इसका भी डिटेल इसके अंदर ध्यान रखा गया है। और ये संकल्प पत्र आधारित है सोनार बांग्ला के हमारे स्वप्न के आधार पर। इसका मूल आधार सोनार बांग्ला की रचना है और सोनार बांग्ला ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। सदियों तक भारत का ये हिस्सा पश्चिम बंगाल देश की अगुवाई करता था, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज सुधार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और कला का क्षेत्र हो। हर चीज बंगाल बाकी के भारत से आगे रहता था और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक आफ्टर 50 ईयर। बंगाल इतना आगे होता था। आज के आजाद और प्रगतिशील भारत की नींव कल के बंगाल में रखी गई। यही पश्चिम बंगाल की भूमि है जहां पर आजादी का उद्घोष किया, यही वंदे मातरम मिला, यही जनगण मन मिला, यही सशस्त्र क्रांति का शंखनाद हुआ और यहीं पर समाज सुधार की एक बड़ी शुरुआत हुई। और बंगाल हमेशा से देश और दुनिया का मार्गदर्शक रहा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जैसे महान व्यक्तियों ने न केवल बंगाल, न केवल भारत, दुनिया भर में आध्यात्म, चेतना और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जब पूरे देश अनेक प्रकार की कुरीतियों के अंदर गिरा गया था, सदियों की गुलामी के कारण
अनेक प्रकार की अंधश्रद्धाएं देश की जंजीर बनकर जकड़ी हुई, तब बंगाल के सपूतों ने ही सामाजिक सुधार की शुरुआत की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, रानी रासमती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मां शारदा देवी, केशव चंद्र सेन, हरिचंद ठाकुर, पंचानन वर्मा, ऐसे कई समाज सुधारकों ने यहां से एक समाज सुधार की ज्योति को जगाया, जो मसाल बनकर पूरे भारत के अंदर फैली। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी बंगाल ने ही किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मातंगिनी हाजरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, सूर्य सेन, बागा जतीन, बीना दास जैसे कई महान नायकों ने हमारी आजादी के आंदोलन को एक आकार देने का काम किया। और बंगाल शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला, खेल हर जगह पे अपना परचम लहराए। मगर आज पिछले 73 वर्षों के बाद अनेक आघात झेलते ये सभी क्षेत्रों में लगता है कि बंगाल कहीं पर पिछड़ने की शुरुआत हुई, काफी कुछ पिछड़ गया है। एक समय था जब देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 30% हिस्सा बंगाल से आता था, वो घटते आज 3.5% पर 3.5% पर पहुंचा है। और इसका कारण 73 वर्षों का कुशासन है, और विशेषकर 67 से लेकर आज तक लेफ्ट का शासन और ममता दीदी का शासन, ये इसका परिणाम है। जो बंगाल महिलाओं के अधिकार के लिए यहीं से देश भर में एक नया संदेश भेजती थी, आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक राज्य बंगाल है। वर्षों की निष्क्रियता ने युवाओं के स्वप्न को भंग किया है। वर्षों की निष्क्रियता ने रोजगार की सृजन को, इसकी जंजीर, इसकी लड़ी को तोड़ने का काम किया है। और आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद की भूमि पर युवा निराश होकर घूमता है। पिछले 10 वर्ष में बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने एक काले अध्याय की शुरुआत की है, और सभी दृष्टि से चारों ओर निराशा व्याप्त हुई है। 10 वर्ष में ममता बनर्जी ने, यहां की मुख्यमंत्री जी ने अपनी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को चरम सीमा पर पहुंचाया है। देश की सुरक्षा, देश के अंदर घुसपैठ और गायों की तस्करी जैसे संवेदनशील विषयों को भी उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़कर देखा है। बंगाल के परंपरागत उत्सव को भी वोट की राजनीति के साथ जोड़कर देखा है। पिछले 10 वर्षों में ममता जी ने सफलतापूर्वक 3 ही काम किए हैं। पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण पॉलिटिकाइजेशन, राजनीतिकरण कर दिया, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण करा, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन किया दिया, और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। आज घुसपैठिए बेरोक-टोक अंदर आ रहे हैं। 70 साल से जो शरणार्थी यहां आए हैं, वो अपनी नागरिकता कब मिलेगी वो राह देख रहे हैं। मगर बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री उनको नागरिकता देने का नहीं, इसका विरोध करने का ऐलान करती है। सारे त्योहार मनाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। 3 शिक्षक जो कहते हैं हमें उर्दू माध्यम की स्कूल नहीं चाहिए, बंगाली माध्यम की स्कूल चाहिए, उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनके पोस्टमार्टम तक नहीं होते। राजनीतिक हिंसा परम सीमा तक पहुंची है। पंचायत के चुनाव बंगाल की जनता ने देखे, न आप वोट डाल पाए, न प्रत्याशी बन पाए, न अपना प्रतिनिधि चुन पाए। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, और राजनीतिक हिंसा पीठ पर है। मित्रों, 67 से यहां ऐसी सरकारें रही जिन्होंने केंद्र के साथ लड़ाई करने का काम किया है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में मतभेद का तो स्थान है, मनभेद का स्थान नहीं है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में इश्यू पे विरोध तो है, मगर अंधा विरोध नहीं है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे के पूरक होकर राज्यों का विकास करें, और पूरे राज्यों का विकास मिलकर भारत का विकास हो, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना है। मगर पहले कम्युनिस्टों ने और बाद में ममता दीदी ने इसको तोड़ा है। और
हमारा जो संकल्प पत्र है वो इसीलिए हम असल परिवर्तन के लिए लाए हैं, सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए लाए हैं। ये बात लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2016 से बंगाल की जनता के बीच में काम कर रहे हैं और मैं बंगाल की जनता का आज हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। चाहे संगठन के निर्माण की बात हो, चाहे हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी पार्टी की विचारधारा की स्वीकृति की बात हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें देकर एक बहुत मजबूत नींव डालने का बात हो, हमें बंगाल की जनता ने समर्थन दिया और हम मानते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा एक कर्तव्य भी है कि बंगाल की जनता की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हम पूरा करें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए हमें सोनार बांग्ला संकल्प पत्र लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ता हूं। बहुत डिटेल इसको तैयार किया गया है, मैंने खुद उसको देखा है। कोई पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना, हमने जो कहा है वो सब करता है। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कर की मदद की जरूरत नहीं है। हमने तय किया कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मानपूर्वक वो रिहेबिलिट होगा। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, दिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समावेश करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की
बनने वाली सरकार करेगी। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4,000 रुपये की साल की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक उड़ान है। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 5 साल में एक सदस्य को रोजगार नहीं मिला। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को। यहां पर करप्शन ने सारी लिमिटें तोड़ इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। कोई भी नागरिक कंप्लेंट सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी, जो भारत सरकार की ही योजना है, मगर मैंने जैसा कहा दुश्मनी की राजनीति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।